बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी। सबसे पहले तो हमें ज़रूर लाइव कॉल करें, हमारे शो का हिस्सा बने। ये शो आपके लिए ही हम लोग प्रेजेंट करते हैं और चाहते हैं कि आपके ही इंटरेस्ट की बातें हों और आपकी फ़ीडबैक भी साथ साथ लेते रहें। और जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स पे आपकी राय जो भी होती है वो हमारे लिए बड़ी अहम होती है। सो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। और मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी नोटिफिकेशन भी उसकी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारा कोई कंपटीशन होगा ऑन द शो या कोई गिव अवेज का सिलसिला होगा तो उसकी सारी अनाउंसमेंट्स हम फेसबुक पे ही करते हैं। सो मॉर्निंग एट होम को ज़रूर फॉलो करें अपने फेसबुक पे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपके साथ ये भी शेयर करना है कि हमारा आज का टॉपिक आखिर है क्या। आज मैं आपसे व्यूअर्स बात करना चाहूँगी यूनिटी पे, मैं और हम के फ़र्क पे। होता ये है कि हम लोग मैं में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम को भूल जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तुम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। इसी तरह कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपने मैंने अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो हमारा वास्ता ताल्लुक़ दूसरों से पड़ता ही है, चाहे वो आपकी इमीडिएट फैमिली हो, माँ बाप, भाई बहन, शोहर, बीवी, औलाद, ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, मामू, फुफ्फो, खाला, ममानी। ये सारे ताल्लुक़ के सारे रिश्ते कंबाइन करके हमारी फैमिली बनते हैं। उसके बाद हम जब ऑफिसेज़ दफ्तरों में काम करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे कॉलीग्स होते हैं, उन कॉलीग्स के साथ भी हमारा वक्त गुजरता है। हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ, कोशिश करनी तो चाहिए एटलीस्ट कि हम उनके साथ भी एक अच्छा ताल्लुक़ रखें, वो हमारे वर्क फ्रेंड्स हो जाते हैं। और फिर कुछ हमारे ऐसे लोग ज़िंदगी में होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग जिनको हमने ख़ुद चूज़ किया होता है अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। अब अगर हम सब मिल के अपने मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचें, मिल के अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा व्यूअर्स? होता ये है कि हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं के बारे में सोचें, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं से निकल के अगर हम के बारे में हम सोचें तो कलेक्टिवली हम अपने मुल्क को, अपने इस पाक वतन को मज़ीद कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें होती हैं व्यूअर्स, और छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो अगर हम लेके आएँ तो हम बहुत मेजर और पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स। देखिए, आजकल अगर हम पैसों की बात करें, फ़ाइनेंशियल हालात की बात करें, तो किसी के भी कोई इतने अच्छे फ़ाइनेंशियल हालात नहीं चल रहे। लेकिन अगर आप घर में खाना बना रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के हमसायों में, नेबर्स में, जानने वालों में कोई ऐसा शख्स है जो आपको पता है कि प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिनकी फ़ाइनेंशियल हालात ठीक नहीं हैं, आप उनके लिए कम से कम थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना लें। और वैसे ही जाके कहें कि जी आज हमने आलू गोश्त बनाया था तो सोचा था कि आपके लिए ले आएँ, या आज घर में बड़े मज़े की दाल बनी थी तो हमने सोचा दाल चावल आपके लिए ले आएँ। देखें, किसी को शर्मिंदा किए बग़ैर भी हम लोगों के काम आ सकते हैं। हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द में कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, जिनकी फ़ैमिली उनके साथ नहीं है, या आजकल बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो पाकिस्तान में होते हैं और बिल्कुल अकेले, बहुत लोनली फ़ील करते हैं। पैसे तो उनके पास होते हैं लेकिन उनको वक्त की ज़रूरत होती है। हम उनको वक्त दे सकते हैं। एज़ अ फैमिली जाके कभी कभार वंस अ वीक उन पे ड्रॉप इन कर लें। आपको पता है कि कोई बीमार है, उसकी आयादत करने चले जाएं, या उससे भी बेहतर उनको आप अपने साथ जो है डॉक्टर पे ले जाएं। जैसे कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जब तक फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे घर नहीं आएंगे तो वो डॉक्टर पे नहीं जा सकते। अगर आपको पता है कि कोई ऐसा शख्स है जिन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी के लिए जाना है, खुदा न खास्ता कैंसर है, अपनी कीमो की ट्रीटमेंट के लिए जाना है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बहुत छोटी छोटी लगती हैं, एक्चुअली ये बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अपने दस्तरखान वसी कर दें, हो सके तो हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा लंगर का एहतमाम करें अपने घरों के बाहर। अपने घरों के बाहर नहीं कर सकते तो किसी जगह पे जाके दें, अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाएं, घर के बाहर पानी की सबील लगाएं। ये सब चीज़ें जो हैं
ये दिखाती हैं कि सिर्फ आप अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोच रहे, आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं। और याद रखिएगा, एक उंगली इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकती। जब ये पांचों उंगलियां साथ जुड़ती हैं तो तब एक फिस्ट बनती है, एक मुट्ठी बनती है, और इसका इम्पैक्ट एक सिंगल उंगली से कई गुना ज़्यादा होता है। सो अगर हम सब मिल के पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, छोटी सी बात है, किसी का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया है, आपको पता है कि अगर उन्होंने बिजली का बिल दिया तो वो बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाएंगे, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। देखिए, हर इंसान अपने मुंह से नहीं मांगता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी, अपने मामलात की वजह से नहीं बोल पाते या बोलना नहीं चाहते। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? देखिए, हम इस दुनिया में अकेले जीने के लिए नहीं आए और अकेले अपनी ज़ात के बारे में सोचने के लिए नहीं आए। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अपनी ज़ात के लिए तो चले करें, अपने घर वालों, देखिए सबसे पहले तो आपके फ़राइज़ बनते हैं घर वालों की तरफ, अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ, माँ बाप हो गए, बच्चे हो गए, मियाँ या बीवी हो गए, ये आपके ऑब्वियसली फ़राइज़ बनते हैं। लेकिन जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो इस पोजीशन में हैं कि अब जैसे आप किसी गांव मोहल्ले में हैं, आपके फ़ाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे हैं, तो आप मिल के अपने हमसायों के साथ, दूसरे लोगों के साथ कोई स्कूल, कोई मदरसा, कोई ऐसी जगह तामीर करा दें जहाँ से और लोगों को भी फ़ायदा होगा। और कुछ नहीं कर सकते तो घर के बाहर फल का दरख्त ही लगा दें कि कोई इंसान अगर भूखा हो, आपके घर के पार से गुजर रहा हो, पानी की सबील लगी हुई है, फल का दरख्त लगा हुआ है, तो कम से कम पेट तो भर जाएगा, प्यास तो नहीं लगेगी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। दरख्त लगाने में कितना वक्त लगता है, और वैसे भी हम कहते हैं कि दरख्त लगाएं और जितने ज़्यादा लगा सकते हैं लगाएं, ताकि हमारे मुल्क में ग्रीनरी। हमारी मॉर्निंग शो पे भी जब बात करती हूँ तो हमेशा बात करती हूँ हमारी टीम, हम लोग, ये हमारी कोशिश ये होती है, क्योंकि जुगन काज़िम कुछ नहीं है मॉर्निंग एट होम की टीम के बगैर, और उसमें हमारे सब लोग शामिल हैं, फ्रॉम अपर मैनेजमेंट टू हमारे सेंटर के जीएम टू हमारे एक एक बंदा जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इवन हमारी रोज़ी आपी जो सफाई भी करती हैं, हर बंदे की अपना एक हिस्सा है, अपनी एक इन्वॉल्वमेंट है, और अकेले इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं हो सकता। मॉर्निंग शो तक एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए टीम ज़रूरी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस कैमरे पे बात कर रही हूँ उसके पीछे एक कैमरामैन है। सो इस चीज़ को याद रखना कि हम अकेले कुछ भी नहीं हैं, मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं हम बन जाती हूँ तो फिर मेरी कामयाबी और मेरी ताकत का फिर कोई लिमिट नहीं रहता। आइए मिलते हैं बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड सी शेफ़ कोमल शहाब से। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अब हम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की, रादर देन मैं। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि हम लोग काफ़ी अब मैं बहुत पहले हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो हमेशा हमें यही सिखाते थे कि मिल के करो काम, जो भी करना है। लेकिन अब जो है वक्त, उसमें हर कोई अपनी दौर में अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता। कोमल, आप सोचो कि अब तो लोग माँ बाप तक के बारे में नहीं सोचते, भाई बहन तो फिर भी दूर की बात होती है। जिन्होंने पैदा किया, जो इस दुनिया में हमें लेके आए, जिन्होंने पाल पोस के हमें इस लेवल पे पहुंचाया कि हम किसी जोगे हों, उन्हीं का अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा किसी भी चीज़ का। खैर, यूनिटी मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ है, एंड देयर इज़ ऑलवेज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। सो कलेक्टिवली मिल के हमने अपने इस खूबसूरत पाक वतन को आगे लेके बढ़ना है। जी, आज का हमारा मेन्यू क्या है? आज का हमारा मेन्यू जो है वो है एक चिकन कैश्यू नट बन रहा है विद एग फ्राइड राइस, और साथ में हम एक ड्रिंक बना रहे हैं, मैंगो मोहितो। वेरी नाइस। सो रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ड्रिंक की बात कर लेते हैं, मैंगो मोहितो। उसके लिए आपको चाहिए मैंगो, एक अदद ले लें, अगर तो छोटा है तो फिर 2 ले लें। उसको आपने ब्लेंड कर लेना है आधा कप पानी के साथ। ब्लेंड करके आपने उसको साइड पे रख लेना है। उसके बाद आपको चाहिए पुदीना 4 से 5 पत्ते, और नींबू 2 अदद, और वाइट सोडा 250 मिलीलीटर। सही। फिर उसके बाद और उसको हमने बेसिकली ब्लेंड कर लेना। बेसिकली हमने जो पुदीना है और नींबू है उसको हमने दौई डंडे में पीस लेना है कि उसका रस निकल आए। जब रस निकल आएगा फिर हमने ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर हमने सबसे पहले अपना पल्प डालना है। फिर जो हमने ये नींबू और पानी उसको ब्लेंड किया, दौई डंडे में कूटा था, वो डालना है। ढेर सारी बर्फ़ डालनी है और ऊपर से वाइट सोडा डालना है। वेरी नाइस। ओके,
नेक्स्ट रेसिपी। ओके, नेक्स्ट है हमारे चिकन कैश्यू नट। उसके लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त बगैर हड्डी के 1 किलो, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच, तिल का तेल 1/4 चम्मच। इन सब चीज़ों के साथ हमने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। फिर सुरख मिर्च साबुत 5 से 6 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर 1.5 खाने का चम्मच, सिरका 1.5 खाने का चम्मच, सराचा सॉस 1 चाय का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, केचप 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, फिश सॉस 1 चाय का चम्मच, होइसन सॉस 1 खाने का चम्मच। ये सारी सॉसेस को मिक्स कर लेना है। अच्छा, बाज़ार में जो होइसन सॉस है वो बहुत महंगी मिलती है, बहुत, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, आप वो घर में ख़ुद बना सकते हैं जो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उसकी भी रेसिपी दे देती हूँ साथ में ही। और ये मुझे मैसेज भी कर देना। जी ज़रूर, मैं आपको मैसेज कर दूँगी। हम लेते हैं और बहुत महंगा, और बहुत आजकल महंगी वैसे ही आपको मिलती पता है इतनी चीज़ें वो हो गई हैं। बिल्कुल, वो आपको 1000 की मिलती है होइसन सॉस, जो आप घर में आराम से 100-150 में बना सकते हैं। और बाय द वे व्यूअर्स, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ जो हम जाते हैं, कोशिश करें कि जो चीज़ आप लोकली बना सकते हैं वो आप खुद बना लें। बिल्कुल। तो अच्छा, होइसन सॉस के लिए हमें सोया सॉस चाहिए 4 खाने के चम्मच, उसके साथ हमें चाहिए पीनट बटर 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, शहद 1 खाने का चम्मच, लहसुन पाउडर 1/8 चाय का चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/8 चाय का चम्मच। दैट्स इट। इन सबको मिक्स करेंगे तो आपके घर में बनी हुई होइसन सॉस तैयार हो जाएगी। अमेजिंग। सो तरीका। अच्छा, सबसे पहले हम चिकन कैश्यू नट को बनाने के लिए आपको एक देगची में थोड़ा सा ऑयल डालना है, उसमें आपने लहसुन को डालना है और साथ में लहसुन और अदरक को पीस के वो शामिल करके आपने मिक्स करना है थोड़ा सा। उसके बाद आपने चिकन को अलहदा से फ्राई कर लेना है जो हमने मैरिनेट करके रखा था, उसको शामिल करेंगे। उसके बाद हम अपनी सब्जियां काटेंगे। सब्जियों को आपने चौकोर हिस्सों में काटना है, थोड़ा बड़ा बड़ा, क्योंकि वो चिकन में वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर वो बारीक होंगी तो वो घुल जाएंगी और आपने खड़ी सब्ज़ी रखनी है। तो आपने वो शामिल करनी है और जो हमने सॉस डाली है वो शामिल करनी है और इसको मिक्स कर लेना है। ऑसम, वंडरफुल। दिस इज़ चिकन कैश्यू नट। और फिर हम साथ में एग फ्राइड राइस बना रहे हैं, जिसके लिए हमें उबले हुए चावल चाहिए 1 किलो, अंडे 4 अदद, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच। और इसको बनाने के लिए आपने वही तरीका करना है जो चिकन का किया था। आपने देगची में थोड़ा सा ऑयल डालना है, लहसुन अदरक डालना है, चॉप्ड प्याज डालना है, उसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने जो आपने चावल उबाले हुए रखे थे आपने वो शामिल करने हैं। उसके ऊपर से आपने नमक और चिकन पाउडर ये और काली मिर्च और सोया सॉस ये डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर आपने एंड में अपनी सब्जियां डालनी है जो आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाली थी, और फिर उसको 5 मिनट दम पे रख देना है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो कॉलर की तरफ हमने जाना है। हमारे साथ मेहताब हैं कॉल पे, मेहताब ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जन? बिल्कुल ठीक ठाक मेहताब, आप बताइए मुल्तान में कैसा मौसम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है, बारिश भी है आजकल। तुम शायद तो आप बहुत अच्छे बाद नजर आई दोबारा। क्या बताऊं दोबारा? मैंने कहा आप बहुत अच्छे बाद दोबारा नजर आई, फिर वेलकम बैक पीटीवी पे वापस। जी बिल्कुल, बड़े अरसे बाद 3 साल हो गए थे और अब वापस आ गई हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। ये बताइए मेहताब जी कि हम बात कर रहे हैं यूनिटी की, कि अगर हम मिल के अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में ना सोचें, तो मेरे ख्याल से हम अपने मुल्क को मज़ीद कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल लेके जा सकते हैं। और देखें ये जो हमारे प्यारे कायदे आज़म थे उनका फरमान भी यही है कि जो यूनिटी है ना, जो हम इत्तेहाद के साथ काम कर सकते हैं वही हो सकता है। आप देखें ये मुख्तलिफ शोरा ने भी इस पर बात की है और वो कहते हैं अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बेशक। तो ये यूनिटी है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। यूनिटी के बगैर आज अगर हम सोचें कि हम कोई तरक्की कर सकते हैं तो ये बहुत पॉसिबिलिटी मुश्किल है, नहीं। बहुत मुश्किल है। और वही है ना कि यूनिटी
फेथ एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले यूनिटी, उसके साथ फेथ और डिसिप्लिन, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और अगर हम सबके कदम चूमे तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और थैंक यू फॉर योर लवली विशेस। अच्छा व्यूअर्स, पाकिस्तान का की 75th जश्न आज़ादी का मिली नगमा आखिर होगा कैसा, किसका होगा, किसने परफॉर्म किया होगा, आपके साथ हम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं नेशनल सॉन्ग के फाइनल परफॉर्मेंसेस का। आपको पता है कि नेशनल सॉन्ग कंपटीशन जारी था और उसके अब फाइनल परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात आ गई है। जैज़, ISPR और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल नेशनल सॉन्ग कंपटीशन जो है वो मुनक्किद करवाया, ताकि हमारे यंग आर्टिस्ट जो हैं वो सॉन्ग राइटर्स हों, म्यूजिशंस हों, सिंगर्स हों, पाकिस्तान की 75th जश्न आज़ादी का मिली नगमा बनाएं और हम सब के लिए आज़ादी के जश्न को और भी ज़्यादा सुपर तरीके से बनाएं, ताकि हम उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर सकें। जैसे जैसे हमारी आज़ादी के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे ही नेशनल सॉन्ग कंपटीशन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, और कंपटीशन की सुपर जूरी में अब टॉप 9 फाइनलिस्ट का सिलेक्शन कर लिया है, और ये सिलेक्शन वाकई बहुत मुश्किल था। जिस तरह की खूबसूरत गाने हमारे नौजवान आर्टिस्ट ने और म्यूजिशंस ने बना के भेजे, लाजवाब कर दिया हम सबको। अब ये टॉप 9 फाइनलिस्ट जो हैं जल्द ही आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आएंगे और अपनी परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान की आज़ादी के सुपर जश्न की का इफ्तिताह करेंगे। सो अगस्त की 11, 12 और 13, अगस्त 11, 12 और 13 को देखना ना भूलिएगा नेशनल सॉन्ग कंपटीशन की फाइनल परफॉर्मेंसेस आपके फेवरेट टीवी चैनल्स पे, क्योंकि आप ही ने पाकिस्तान की 75वां जश्न आज़ादी मिली नगमा चुनना है, यानी कि आप लोग ही सिलेक्ट करेंगे। 13 अगस्त से लाइव वोटिंग का आगाज़ होगा और आप अपना फेवरेट मिली नगमा जो है और सिंगर को आपने जितवाना होगा। इसकी तफसीलात जल्द शेयर की जाएंगी, तो बस आप तैयार हो जाएं। विनर 14 अगस्त को हमारी आज़ादी के दिन अनाउंस होगा और विनिंग मिली नगमा पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ किया जाएगा। सुपर जश्न होगा पाकिस्तान की 75वीं जश्न आज़ादी मिली नगमे के साथ। सो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आई थिंक शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए स्पेशली उन ब्रांड्स का जिन्होंने सपोर्ट की, जैसे कि जैज़ का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, ISPR एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कि पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल नेशनल सॉन्ग कंपटीशन मुनक्किद करवाया और उसके अंदर इतना एफ़र्ट और इतनी फंडिंग डाली कि हमारे यंग आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, सिंगर्स, इन लोगों को आगे आने का मौका मिले, हमारे म्यूजिशंस को वो रिगार्ड मिले जो वो डिज़र्व करते हैं। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और आप लोग भी तैयार रहिएगा क्योंकि बहुत जल्द आपकी वोटिंग के थ्रू ही डिसीजन लिया जाएगा कि विनर कौन है। सो 11, 12 और 13 को अगस्त की देखना मत भूलिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बेशक व्यूअर्स, हम जिंदा कौम हैं और हम सब पाकिस्तान हैं, और इसीलिए मिलजुल के यूनिटी के साथ, फेथ के साथ, डिसिप्लिन के साथ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये अनाउंस करके कि हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई ने जो गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, वेट लिफ्टर है, उन्होंने मेडन गोल्ड मेडल जीता है फॉर पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उनकी रिकॉर्ड लिफ्ट का जो वेट था वो है 405 kgs, यानी कि 405 किलोग्राम्स, और ये बर्मिंघम में हुआ। नू दस्तगीर भट्ट ने नया कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड सेट किया है, 173 kg इन स्नैच, और उसके अंदर, और ये थी 109 प्लस
केजी की कैटेगरी, तो इसमें इन्होंने 173 केजी इन स्नैच किया है और उसके साथ साथ एक और उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो सेट किया बाय लिफ्टिंग 232 केजी इन क्लीन एंड जर्क। ओवरऑल इन्होंने 405 केजी जो हैं वो वेट उठाया। और हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी वीडियो भी है नू दस्तगीर भट्ट की। सबसे पहले तो नू को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ट्वीट में उनको मुबारकबाद दी, हम सब भी उनको मुबारकबाद देंगे। थैंक यू फॉर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड। आइए एक वीडियो है उनकी, देखते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो नू दस्तगीर भट्ट को और उनके पूरे ख़ानदान को, बहुत बहुत मुबारक हो। आइए व्यूअर्स, अब मिलते हैं अपने ब्रिलियंट यंग अचीवर्स से। जैसे कि आप जानते हैं अगस्त का महीना शुरू हो गया है और जब अगस्त के महीने की आमद ही होती है तो हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं जश्न आज़ादी के लिए। और इस बार 75th जश्न आज़ादी का हम सेलिब्रेशन करेंगे। 75 इयर्स बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। किसी भी मुल्क के लिए, एक यंग नेशन के लिए 75 इयर्स पे पहुंचना, कायम व दायम होना। अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखे और हम एज अ नेशन कलेक्टिवली कामयाबी की सीढ़ियाँ चलते रहें। आइए मिलते हैं कुछ यंग अचीवर्स से। सबसे पहले मुलाकात कराऊंगी उमैर मजीद से। उमैर मजीद जो हैं बड़े ही ब्रिलियंट यंग मैन हैं। अगर आपके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूं तो वो ये है कि उमैर को डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और 25 साल की उम्र पे उमैर सबसे छोटे यानी कि यंगेस्ट सीईओ हैं जिन्होंने ये ऑनर अचीव किया। बेसिकली इन मार्च 2022 अंडर उमैर्स लीडरशिप इनकी जो कंपनी है उसको भी बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस 2022 का अवार्ड दिया गया और वो भी इनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। अगर हम बात करें इनकी अचीवमेंट्स की तो इन्होंने एक $multi-million ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर ली है 3 सालों के अंदर और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे इनको रिकग्निशन भी दी गई है। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपके साथ हमने बुलाया है एक और ब्रिलियंट यंग अचीवर को। महनूर असलम हमारे साथ हैं। गेम है इनकी हॉकी और अगर हम इनके सेशन की बात करें 2018 to 22 की तो इन्होंने बहुत सी अचीवमेंट सिर्फ 4 साल में ही 5 साल में ही अचीव कर ली हैं। BBA ऑनर्स माशाल्लाह इन्होंने किया हुआ है। मैचेस इन्होंने बैंकॉक में भी खेले हैं। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी दफ़ा हमें रिप्रेजेंट किया है। कश्मीर डे मैचेस का भी ये हिस्सा रह चुकी हैं और चाहे नेशनल टूर्नामेंट्स की बात करें, रीजनल की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें तो हमेशा हमारा महनूर असलम ने नाम रोशन ही किया कराया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अभी स्पोर्ट्स की शुरू में बात हो गई तो अब ज़रा वापस आ जाते हैं थोड़ी सी हम पढ़ाई लिखाई की तरफ, फिर वापस आपकी तरफ आएंगे स्पोर्ट्स के लिए। उमैर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आपसे एक दफ़ा बात कर लें फिर हम महनूर की तरफ बढ़ेंगे। ये बताइए कि इतनी कम उम्र में ये इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर ली तो ऐसी क्या मजबूरी, क्या सिचुएशन थी जो इतनी छोटी उम्र पे ही शुरू हो गए? देखिए मैं समझता हूँ कि आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें शायद एज डिपेंडेंसी उस तरह से अभी नहीं है क्योंकि एक यंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो काम करना काइंड ऑफ अ बूमिंग इंडस्ट्री और इसमें कोई ऐसी वो नहीं थी कि अगर आपकी एज 50 साल है या 40 साल है तभी आप इस फील्ड में आ सकते हैं। और कुछ और फैक्टर्स बड़ा कंट्रीब्यूट किया। मैं समझता हूँ कि जब भी इंसान किसी भी एक चीज़ की तरफ आता है तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट। ये देखें आप अवार्ड्स भी देख रहे थे अभी व्यूअर्स उमैर के। और तो उसमें मैंने जब ग्रेजुएट किया तो उसके बाद आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ पाकिस्तान। तो जब मैं उधर गया तो उधर से मुझे कुछ सिस्टम्स की समझ आई कि प्रोसेसेस क्या हैं, कंपनीज कैसे चलती हैं। आप अगर पीटीवी की एग्जांपल देखें तो एक पूरी इंस्टीट्यूशन है। जब आप इस ऐसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं तो आपको समझ आता है कि इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो चलता कैसे। तो जब मैं ऐसी किसी कंपनी में जब मैंने जॉब की तो मुझे उससे अंडरस्टैंडिंग हुई कि अच्छा ये पूरी जो सॉफ्टवेयर हाउस की जो दुनिया है वो उसमें चलती कैसे है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या होती हैं, मार्केटिंग क्या करती है, सेल्स क्या करती है। जो कि हमें लगता है कि सिर्फ मतलब जब मैं अपनी डिग्री की तो मुझे लगता था कि जब मैं जो कोड लिखता हूँ सिर्फ उसी से ही सारा कुछ चलता है। लेकिन उसके बाद पता लगा कि ये जो सेल्स का बंदा है जो पूरी सेल्स करता है, एचआर की खुशी क्या है, सैलरी आने की खुशी क्या है, तो वो चीज़ें एक तो उधर से समझी। दूसरा मेरा एम इतनी जल्दी स्टार्ट करने का नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा गोल ये था कि मैं 5-6 साल फील्ड में गुजारूंगा और उसके बाद मैं आऊँगा। डाउन द रोड मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ जिनके साथ मैं काम कर रहा था उन्हें मेरी कुछ कमिटमेंट्स अच्छी लगी और उन्होंने मुझे कहा कि यार आप वाई नॉट
हायर फ्यू रिसोर्सेज फॉर अस और उनको मैनेज करो। तो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड माई कंपनी, क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ भी कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे उनकी एक जॉब बाहर की कंपनी थी उसमें हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वाई नॉट लेट्स स्टार्ट आवर ओन कंपनी। तो ये एक जर्नी है जिससे मैंने इसको स्टार्ट किया, लेकिन इवेंचुअली आई वाज थिंकिंग कि इतनी जल्दी शायद मैं इसको ना कर पाता, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट होते हैं कि जिसमें मेरे साथ जो मेरे पार्टनर भाई अटैच हुए। उसके अलावा जब मैं देखता हूँ कि शुरू से एक शौक़ था, मतलब मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत सारी दफ़ा नुकसानात भी किए कि अच्छा। मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी जो असल में लोग ना उमेर कामयाबी ही सिर्फ देखते हैं और कहते हैं कि देखो अल्लाह मियाँ का उस पर कितना करम है कि बस उसको ये सब कुछ मिल गया। बेशक रब ताला का हम पे तब भी करम है जब हम नहीं कामयाब होते, क्योंकि उसमें भी कोई मसलियत होती है जो हम नहीं अंडरस्टैंड करते, नो डाउट। बट हम कामयाबी जब देखते तो कहते देखे अल्लाह मियाँ का ये बहुत ही फेवरेट होगा जो इसको इतनी कामयाबी, ये नहीं देखते कि स्ट्रगल कितनी होती है उसमें। बस एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करूँगा, वो ये कि मैंने एक ऐसा बिज़नेस किया, क्योंकि जब आप इस एज में होते हैं 20s की, तो आपको लगता है जी बस मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँ। तो एक देयर वाज एन आइडिया जिसके ऊपर मैंने काम परस्यू किया और मैंने कोई तकरीबन अराउंड 1-2 लाख रुपए उस पर वेस्ट किए, जो कि मेरे फादर से मैंने वो लिए थे। लेकिन उन्होंने जो मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया उस जर्नी में, उन्होंने कहा यार ये जो तुम्हारे पैसे हैं ये तुम्हें अगले पता नहीं कितने नुकसानों से बचाएगा। तो आई थिंक कि वो जो एक सपोर्ट भी मिली फैमिली की तरफ से, और वो छोटा नुकसान फिर भी हजम हो जाता है, करोड़ों अरबों का नुकसान बड़ा चुभता है। हाँ। तो डैड एडेड टू माय सक्सेस एज वेल, कि उन्होंने फिर मुझे उसमें गिरने नहीं दिया और उन्होंने मुझे एम्पावर किया। अच्छा, कितने लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं? एक्चुअली आपको बुलाने का रीज़न ये है कि देखिए आप खुद तो अचीवर है, लेकिन आपने कितने लोगों के लिए नौकरी के मौके क्रिएट किए हैं, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ। अभी करंटली हमारी कोई टीम 65 लोगों के अराउंड है। 65 और 25 साल के लड़के ने, सॉरी बेटा मैं आपसे काफ़ी बड़ी हूँ एज में, तो मेरे लिए तो आप बच्चे हो। 25 साल के एक यंग लड़के ने 65 लोगों के घर चलाने में अपना हिस्सा डाला हुआ है। कितनी बड़ी बात है व्यूअर्स। मैं यही तो कहती हूँ, एंटरप्रेन्योर्स बने, अपने काम करें, ना सिर्फ खुद कमाएं बट दूसरों के लिए भी कमाने के मौके क्रिएट करें। तो अभी इतनी वो है, लेकिन थ्रू आउट दिस जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वेरी लकी। दूसरा ये कि हमारी जो अभी इन टर्म्स ऑफ ये भी, और फिर जो हम जिस तरह का हम काम कर रहे हैं कि बेसिकली आप बनाते क्या हैं, करते क्या हैं? हम बेसिकली सॉरी हम थोड़े नालायक लोग हैं तो। हम क्या करते हैं कि एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको कि टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं पता, बट सिंस यू आर इन द मीडिया इंडस्ट्री, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके आइडिया आते होंगे, आपको लगता होगा ऐसी कोई ऐप अगर हो जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगी। ये तो हम क्या करते हैं, हम आपसे वो रफ आइडिया लेते हैं, उसको रिफाइन करेंगे, आपके साथ हमारा एक पर्सन अटैच होगा जो आपको बार बार कम्युनिकेट करेगा, उसके UI UX आपको डिज़ाइंस करके दिखाएंगे कि अच्छा ये देखें ऐसे फ्लो होगा, इस तरह से, इसके बाद इस स्क्रीन पे आप जाएंगी। तो बड़ा लेमैन टर्मिनोलॉजी में आपके साथ बैठ के उसका पहले स्कोप डिफाइन करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट को आपको बना के देंगे। तो रिसेंटली हमने US गवर्नमेंट के लिए ये किया है कि उन्होंने उनका एक सेम जैसे पाकिस्तान का FBR का सिस्टम है, तो इस तरह का प्रॉपर्टी टैक्सेस का सिस्टम हमने बना के दिया एक स्टेट को। तो वो तकरीबन उनकी कोई 10 शरीफ्स हैं जिसके ऊपर वो उसके ऊपर सारा टैक्स कलेक्ट होता है, जो कि अरबों का टैक्स है, जो कि हमारे बनाए हुए टूल पे कलेक्ट होता है, जिसके ऊपर हम काफ़ी प्राउड हैं। अच्छा, आप मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन IT एंड डिजिटल इकोनॉमी भी है। छोटी सी उम्र में इस लेवल का ऑनर बहुत बड़ी बात है, कुछ इसके बारे में भी बताएंगे? जी, अभी रिसेंटली ये कमेटी अभी फॉर्म हुई है रिसेंट गवर्नमेंट में, तो उसमें उन्होंने इसी तरह इंडस्ट्री से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया था बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स और जो उनका एक पैशन होता है। क्योंकि मैंने भी रिसेंटली भावलपुर में कुछ इवेंट्स ऐसे करवाए, एक कम्युनिटी में ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने उधर कुछ इवेंट्स कराया ताकि एम्पावर करूँ, क्योंकि मैं खुद लोधरा से हूँ। तो उस एरिया को एम्पावर करने के लिए मैं फिर मिनिस्ट्री को लेके गया, मैं पीस ऐप के रिप्रेजेंटेटिव्स को उधर लेके गया, मैं हमारी एसोसिएशन पाशा उसके लोगों को लेके गया ताकि उस एरिया को भी अपलिफ्ट करें। क्योंकि फंडामेंटल बिलीफ है कि जब तक इकोसिस्टम की, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 पिलर्स हैं, चारों नहीं खड़े होंगे तो इमारत नहीं खड़ी होगी। तो अगर आप सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इन एरियाज़ पे नहीं करेंगे तो हमारी IT की इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर सकेगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी इंडस्ट्री हो, तो इसलिए फिर उसमें कुछ वो किया। उसके अलावा एज अ कंपनी, जैसे क्योंकि मैं हर जगह शुरू दिन से ही मैं मेंबर रहा हूँ, मतलब आई हैव नेवर बीन अ टैक्स वायलेटर, या हर जगह पर टैक्स पे किया और सब कुछ किया। पाशा में रजिस्ट्रेशन की, पीस ऐप में की, जो फॉर्म्स थे जिधर होना चाहिए, SCCP की रजिस्ट्रेशन होगी, FBR में टैक्स रिटर्न्स हो गए। तो शुरू से ही मैं इन सारे फॉरम्स पे बड़ा अटैच रहा हूँ। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी के इट्स अ वेरी बिग फॉरम, क्योंकि उस पर हम जो IT से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो नेक्स्ट अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इंशाल्लाह पीपल विल सी के नेक्स्ट 1-2 महीने में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड अल्लाह ताला आपको मज़ीद और कामयाबी दे और आप इसी तरीके से हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। देखें ना, अमेरिका में जहाँ पे वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देते किसी बाहर के बंदे को, और इस किस्म के एरियाज़ में तो बिल्कुल ही नहीं जाने देते। उन्होंने हमारे एक पाकिस्तानी बच्चे को, एक यंग मैन को ये अपॉर्चुनिटी दी, और अपॉर्चुनिटी क्या दी बल्कि इनको
पिन पॉइंट करके लेके गए कि भी हमारा इस मसले को हल करो। बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स, देखें नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा बेटी, आपसे बात करते हैं, आपकी तरफ अभी मैंने वापस आना है क्योंकि आपसे इंस्पिरेशन वर्ड्स भी लेनी हो। मैं ये बताइए मानूर कि आपका किस तरह इंटरेस्ट क्रिएट हुआ इन हॉकी? यूजुअली यंग गर्ल्स की जब हम बात करते हैं, क्रिकेट की तरफ अभी भी बच्चियाँ आ रही है, हॉकी नॉट सो मच, जबकि हमारा नेशनल स्पोर्ट है। बिल्कुल। थोड़ी सी फ़नी स्टोरी है। स्टार्ट पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इस तरीके से डेवलप हुआ कि मैं 7th क्लास में थी। ऐसे ही एक टीचर का क्लास बंक करने के लिए हम ग्राउंड में जाते थे। आई एम फ्रॉम कोई मेरे स्कूल में उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरा उर्दू का लेक्चर होता था, उस टाइम पे हॉकी की ट्रेनिंग हो रही होती थी। तो जस्ट टू बंक दैट पीरियड मैं ग्राउंड में जाके मतलब खेलने किसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किया। वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मौक़े फ़राहम किए बोर्ड लेवल पे, रीजनल लेवल पे। आहिस्ता आहिस्ता ये मेरा पैशन बन गया। तो आई वांट टू अचीव समथिंग कि लोग मुझे इन फ्यूचर रिकग्नाइज़ करें कि लड़की के लिए भी कुछ करना मुश्किल नहीं होता। आप अपनी गेम्स, अपनी स्टडी, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप सच्चाई से और ईमानदारी से आगे बढ़ने की ताकत रखते हो। तो वही वाली बात ना, सच्चाई और ईमानदारी। जैसे कि उमैर ने अभी कहा कि मैंने कभी टैक्सेस पे डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की, बल्कि उसमें इंटरेस्ट लिया ताकि उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकूं और सही तरीके से आगे बढ़ सकूं। यही तो बातें होती हैं दैट फिर सक्सेस की हम सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अचीवमेंट्स की जर्नी कब शुरू हुई? पहला अवार्ड, पहला मेडल कब मिला? मैं मैट्रिक में थी, तब मैंने पहला बोर्ड लेवल का मैच खेला था। हमारे पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से ये मैचेस को इनिशिएट किया जाता है। तब मैंने फ़र्स्ट गोल्ड मेडल लिया था और उसके बाद ऑन अंडर 18 के मैचेस रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे प्रेजेंट किया। और फिर जब मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी एट दैट टाइम मैंने बैंकॉक में रिप्रेजेंट किया था, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे अचीव किया था। वंडरफुल। एंड ये बताइए कि और कहाँ ट्रैवल कर चुके हो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए? अभी रिसेंटली मैंने बैंकॉक में किया, थाईलैंड में। अच्छा। उसके बाद आई एम कंटिन्यू विद माई स्टडीज़। मैं अभी BBA ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ कनेट कॉलेज में। तो अभी मैं थोड़े से स्टडीज़ के साथ उसको गेम को रख के साथ फोकस कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने करंटली बैंकॉक में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। वाओ, वंडरफुल। वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट। आगे you so फ्यूचर much. प्लान्स क्या है बेटा, क्या सोचा है? आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। लाइक मुझे इनकी बातें सुन के भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है कि इंसान एज मैटर नहीं करती है। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है और आपके पास सपोर्ट है, पेरेंट्स का सपोर्ट, नो डाउट। बट किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? एंटरप्रेन्योर इन व्हाट? हाँ, एंटरप्रेन्योर इन लाइक बिजनेस आइडियाज़ जो क्रिएट करते हैं फॉर द सेक ऑफ पीपल्स के हम बिज़नेस आइडियाज़ क्रिएट करेंगे। लोगों के जो रॉ आइडियाज़ जैसे इन्होंने बताया उनको गाइड करना कि स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी से ये इस तरीके से या लाइक अ कौन सा थिंक टैंक पाथवे हब होगा। टाइप जगह जहाँ पे आप लोगों को फिर गाइड करें और उनको प्लान्स पूरे बना Yes. के दें। वंडरफुल। वेल, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मेरा आप क्या कहना चाहेंगे वो लोग जो आपको अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं, जो कह रहे हैं हम भी चाहते हैं कि हमारी $multi-million ऑर्गेनाइजेशन हो? देखिए, मैं कहूँगा कि मेरा जो 1 साल या तकरीबन 1.5 साल जो मैंने फील्ड में गुजारा, ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है। फील्ड एक्सपीरियंस इज वेरी वो, और मैं समझता हूँ कि शायद वो अभी भी थोड़ा था, मैं उससे ज़्यादा कर सकता था, लेकिन मुझे और साथ आपको फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले आप उसको ग्रैब भी करना चाहिए। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसको ग्रैब किया। तो बहुत से लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हर दरवाजे को दस्तक दे रही होती हैं, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। तो मैं समझता हूँ तो वो जो आइडेंटिफिकेशन की, लेकिन उससे जो पिछला स्टेप है कि वो जॉब्स करना, क्योंकि एक माइंडसेट प्रीवेल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जॉब्स जो हैं वो स्लेवरी हैं, या जॉब्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, या एंटरप्रेन्योरशिप ही सब कुछ है। लेकिन उससे पहले उस इकोसिस्टम को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मैं अगर छोटी सी एक एग्जांपल दूं कि जब आप एक फ्रीलांसर हैं, आप ग्रेजुएट हुए और आप फ्रीलांसिंग पे चले गए, ठीक है, तो आप एक रॉ मटेरियल हैं। तो जब एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, उसका रेट उसी रॉ मटेरियल की तरह ही होगा। जैसे आप कोई भी खाम तेल ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, लेकिन जब वो रिफाइन हो जाता है तो उसका रेट इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको देख लें कि हम भी काफ़ी जगह पे परेशान होते हैं पेट्रोल की प्राइसेस को देख के। तो यही सारी चीज़ बाकी चीज़ों पे भी है कि रिफाइनरी से गुजरना इज़ वेरी मस्ट। तो जब आप रिफाइनरी से गुजरते हैं उसके बाद आपके रेट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपके प्रोसेसेस भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड। दूसरा फिर ये होता है कि हमारी जो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी वो सबसे बड़ी है, लेकिन हमारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस का नहीं पता। तो कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस आपको किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से जुड़ के आती है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उमर बेटा, एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके हर बंदे को जब जाएं, और अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर हर बंदे की काम की सिचुएशन भी देखें। सफाई करने वाला भी जॉब कर रहा है, CEO भी जॉब कर रहा है, मिडिल मैनेजमेंट भी जॉब कर रही है,
सीईओ को क्यों, जो सफाई कर रहे हैं भाई उनसे ज़्यादा क्यों पैसे मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड आप ऑब्जर्वेशन से ही करते हैं। बेस्ट ऑफ लक उमेर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बेटा आप एंड में उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, लगन है और सच्चाई है। तो आप सच्चाई के साथ अल्लाह ताला रास्ते और फराहम जो मौके हैं वो खुद ही फराहम कर देते हैं। तो अपनी ईमानदारी हौसले के साथ आप ज़िंदगी में किसी भी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। क्या बात है, ब्लेस यू बोथ, यू आर द Thank प्राइड you, ऑफ sir. पाकिस्तान। लगे रहो और हमारे मुल्क का नाम रोशन करते थैंक हैं। यू सर। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज 5 मुहर्रमुल हराम है और हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने जो साहिब दुआ हैं, साहिब कश्फ हैं, सर से लेके पाँव तक दुआएं ही दुआएं। एक इतनी प्यारी पर्सनालिटी। व्यूअर्स, मैं ज़िंदगी में जब परेशान हुई हूँ, जब किसी मुश्किल वक्त से गुज़री हूँ, मेरे तो अब बहुत ही प्यारे से बाबा जान हैं, मैं उनको बुलाती भी बाबा जान हूँ, और हर मुश्किल में साथ देने वाली शख्सियत, चाहे आप कोई भी हों। इट डज़न्ट मैटर कि आप हेड ऑफ़ द स्टेट हैं या आप किसी के घर में सिंपल सी जॉब करते हैं, इट डज़न्ट मैटर। हर किसी के काम आते हैं, हर किसी को दुआएं देते हैं और इतने आसान अल्फाज में, इतने खूबसूरत अंदाज में बात को समझाते हैं कि वो दिमाग की जगह डायरेक्ट दिल में उतर जाती है। साहिब दुआ, साहिब कश्फ, एक बहुत ही खूबसूरत रूहानी पर्सनालिटी सैयद सरफराज अहमद शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का। बड़ी इनायत आपकी। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, या। लेकिन मुहर्रम में आपको ना बुलाते तो हमारी ट्रांसमिशन इनकम्प्लीट रह जाती। बड़ी इनायत आपकी, बहुत मेहरबानी। और हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत प्यारे भाई अब्दुल शकूर शिराज़ी ने। मशहूर नात ख्वां हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। पाकिस्तान और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। और मुनज़्ज़ा वहीद स्पेशली आई हैं हमारी आज की ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा डालने के लिए। एबटाबाद से ये आई हैं स्पेशली, और बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी और पाकिस्तान की वेल नोन नात ख्वां हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि स्टेट चैनल है, मुहर्रम की ट्रांसमिशन है, मैं अपना हिस्सा ज़रूर डालूँगी। मुनज़्ज़ा वहीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। 2 दफ़ा बाय द वे पीटीवी नेशनल कंपटीशन भी विन कर चुकी हैं। तो बेटे हमदे बारी ताला से आगाज़ करते हैं। नक्शे पाए खलील को देखा, नक्शे पाए खलील को देखा, जब हरम की फसील को देखा, नेमतें बांटते दो आलम की
इशारा कुना नाला रहमत का है इशारा कुना शौक के संग मील को देखा शौक के संग मील को देखा आबे ज़मज़म ने की मसीहाई आबे ज़मज़म ने की मसीहाई जब रियाज़े अलील को देखा जब रियाज़े अलील को देखा नक्शे पाए खलील को देखा जब हरम की फसील को देखा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, आज हम दुआ के बारे में जानना चाहेंगे और मुझे पता है कि मैंने आपसे बड़ी दफ़ा शाह साहब दुआ के बारे में पूछा है, लेकिन हमेशा कुछ नए सवाल जहन में होते हैं मेरे। सबसे पहले तो दुआ को आपसे बेहतर कोई नहीं डिफ़ाइन कर सकता इस दुनिया में। दुआ दुआ को अगर इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए कि दिल से उठी हुई आवाज़ का नाम दुआ है। जब हम अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आजिज़ी से इल्तिजा करते हैं, वो आवाज़ हमारे दिल से उठ रही होती है और उसी को कबूलियत होती है। दुआ ऐसी चीज़ है जो कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह का अपना वादा है कुरान में कि मैं दुआएं कबूल करने सुनने वाला हूँ, दुआएं कबूल करने वाला हूँ। दोनों बातें कही रब ने अपने बारे में कि मैं दुआ सुनने वाला हूँ और दुआ कबूल करने वाला हूँ। दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, समी और अस्तजीबो या मुस्तजाब। रब अपने वादे का बड़ा सच्चा है, उससे ज़्यादा वादे का सच्चा कौन होगा। तो जब हम उसके हुजूर दुआ करते हैं तो यकीनी तौर पे कबूल होती है। ये और बात है कि बाज़ होता ये है कि दुआ हमारे हक़ में वो बेहतर नहीं होती, इसलिए कि हम बहैसियत इंसान के बड़े कोताह नज़र हैं बेशक, और उतने ही हमारी अक्ल की रसाई कम है। तो जब हम कोई ऐसी दुआ मांग लेते हैं जो इन द लॉन्ग रन हमारे हक़ में नहीं है, तो रब जो आलिमुल गैब है, दिलों के भेद जानता है, अज़ल से अबद तक के मामलात से वाकिफ़ है, उसको बेहतर पता है हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी दुआ रब के हुजूर हम करने लगते हैं जो हमारे मफाद में नहीं, दी लॉन्ग रन जो हमें दिखाई नहीं दे रही बात, तो वो दुआ भी रायगा नहीं जाती है। तो रब ताला अपनी रहमत के सदके, अपने मेहरबान होने के सदके
वो दुआ तो कबूल नहीं करता कि हमें नुकसान ना हो जाए, लेकिन उसको कंपनसेट कर देता है किसी और जगह पर। तो हम में से हर आदमी, मैं, आप, कोई आदमी अपनी ज़िंदगी पर अगर नज़र दौड़ाएंगे जो बीत गई, तो कई मौक़ों पर नज़र आएगा कि कोई चीज़ हमने नहीं मांगी, किसी के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन वो चीज़ अज़ खुद अता हो गई जो हमारे हक़ में बेहतरीन साबित हुई। बेशक। वो ये दुआएं हैं जो उस तरह से तो पूरी नहीं हुई, लेकिन रब ताला ने कंपनसेट कर दिया। दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए अल्लाह के हजूर। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक तस्मा भी हमें चाहिए है शू का, वो भी रब से हम मांगें, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि हम अपने ही जैसे इंसान के सामने हाथ फैलाने की बजाय उस मालिक के सामने हाथ फैलाएंगे जो सबका पालनहार है, जो सबको पालता है, और पालता भी इतनी खूबसूरती के साथ है कि उसमें ना किसी का कोई एहसान है, ना मरब्बत है, ना कल को कोई जताने वाला है। तो वो तो बेपरवाह है, देता है आंखें बंद करके, खुले हाथ से अता फरमाता है। तो रब ताला के हजूर दुआ हमें ज़रूर करनी चाहिए। किस तरह से करनी चाहिए? दुआ मांगने का अलबत्ता एक तरीका। अगर मैं एक बात कह दूं, क्योंकि देखिए दुआ तो सब मांगते हैं, जी हाँ। हर अंदाज में लोग मांगते जी हैं हाँ। दुआ, तो सही तरीका, द राइट वे। मेरे नज़दीक रब ताला के हजूर दुआ मांगने का तरीका ये है कि एक मान के साथ मानिए। एक मान आपके अंदर हो कि मैं ऐसे रब के सामने हाथ फैला रहा हूँ जो कभी इनकार नहीं करता, जो बिन मांगे भी पालता है, अता करता है, और उसके ख़ज़ाने बेपाया हैं, बड़ा वज़ादार, बड़ा हया वाला है। तो जब हम इस मान के साथ मांगते हैं कि उसके ख़ज़ाने बेपाया हैं और वो इनकार नहीं करता, तो वो मान ऐसा है कि उस मान के साथ की हुई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। ये मान पैदा करना चाहिए अपने अंदर। एक बात तो ये है। दूसरा, हम अक्सर औकात दुआ मांगते हैं तो वो दुआ इस तरह से मांगते हैं कि वो हमें अज़बर होती है। तो दुआ हम रब से मांग रहे होते हैं, जहन में कुछ और ख़यालात चल रहे होते हैं, वो एक मैकेनिकल अमल है। तो दुआ जब आदमी मांगे तो उसके तीन चीज़ें यकजा हो जानी चाहिए, ज़ुबान, ज़हन और दिल। ये तीनों यकसू हो के जब दुआ मांगेंगे तो कमाल की दुआ होती है। बट मेडिटेशन में भी तो यही किया जाता है, जिसको आजकल मॉडर्न डे में सब कहते हैं यू मस्ट मेडिटेट। मैं ज़रा, ये आप, मैंने कहा था कुछ नए इनोवेशंस के साथ भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी सवाल। तो फिर मेडिटेशन में और दुआ में क्या फ़र्क हुआ? क्योंकि मेडिटेशन में भी इंसान अपने आप को अलाइन कर देता है ना। देखिए, मेडिटेशन जो है वो ये है कि आप किसी एक नुक्ते पर फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं आप, वो मेडिटेशन है। जैसे बहुत से लोग आपको ज़िक्र करते मिलेंगे, डूबे हुए होते हैं ज़िक्र में, उनके तमाम तर तवज्जो अपने दिल पर होती है। एक तरीका ज़िक्र अज़कार का है, नफ़ी और असबात की ज़रब लगाना। वो नफ़ी और असबात की ज़रब लगा रहे होते हैं, लेकिन फोकस वो दिल पर किए हुए होते हैं। कुछ लोग हैं वो फोकस करते हैं खाना काबा पर, उस पर फोकस करके, उस पर कंसंट्रेट करके तो बैठते हैं, वो मेडिटेशन हो जाती है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप अपनी तमाम हिस्सियात के साथ, तमाम तर ज़हनी क़ुव्वतों के साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप
कंसंट्रेट कर जाते हैं, उस पर फोकस कर लेते हैं और दुनिया से कट जाते हैं, तो वो मेडिटेशन है अपनी। सही। दुआ में मामला ये है कि जब हम दुआ मांग रहे होते हैं, वो यकसुई और टाइप की है। मुख्तलिफ है। उसमें 3 चीज़ें बैक वक्त एक ही जगह पर होती हैं और आजिज़ी बेपनाह पैदा होती है। वह है क्या, जो अल्फाज मैं ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ, मेरा जहन पूरी तरह उसका साथ दे रहा है, इसी तरह मेरा कल्ब पूरी तरह उसका साथ दे रहा है। तो ये यकसुई जो है, ये दुआ को बड़ी जल्दी कबूल करती है। आपने अक्सर लोगों से ज़िक्र करते सुना होगा कि मैं बड़ा दुखी था, मुझे मायूस था, मेरे दिल से दुआ उठी अल्लाह के हजूर, वो अगले ही लम्हे पूरी हो गई। वो बात यह है कि जब आदमी दुख में होता है, तो उस वक्त उसको स्वाय रब के कोई नज़र नहीं आता। जब उम्मीदें सब जगह से टूट गई, तो रब उसकी आखिरी उम्मीद होता है। तो वो रब के हजूर जब गिड़गिड़ाता है, मायूस होने के बाद दुखों में डूबा हुआ, तो यकसुई होती है बहुत उसमें, और वो दिल की ऐसी पुकार है जो बड़ी सच्ची होती है, वो फौरी तौर पे कबूल हो जाती है। अब आपकी इजाज़त से कलाम की तरफ बढ़ते हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुक़द्दर ये रात
ये कहना बिछाओ पल के अदब का आला मकाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मज़ीद आवाज़ में माशाल्लाह मिठास आ गई है आपके, माशाल्लाह। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, जो सिर्फ उनके चेहरे को देख के ही इंसान को सुकून मिल जाता है। एक उनकी मुस्कुराहट हम सबको ऐसे सेटिस्फाई करती है कि हमें लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी जब भी मुश्किल वक्त से गुज़री हूँ, इनके पास गई हूँ, इन्होंने कहा कि सब्र और पॉजिटिव रहना है और दिल से मान के साथ रब से दुआ मांगनी है, तो वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। सैयद सरफराज अहमद शाह हमारे साथ हैं। शाह साहब, एक बात जो हम अभी ब्रेक में ही कर रहे थे, अगर आप माइंड ना करें तो मैं उसको चाहूँगी कि हम उस बात पे थोड़ा सा करें कि देखिए, दुआओं की जब बात करें तो सॉरी, एक तो दफ़ा ये बात सुनी भी है कि दुआएं जो हैं वो दुआएं ही गरीबों की किस्मत में लिखी हैं, कि मतलब वो दुआएं ही मांगते रहें और जो अमीर है, तो अगर जो मुस्तहिक है उसका टेस्ट ये है कि उसके पास नहीं है, तो जिसके पास इतना सब कुछ होता है, जो अरबों खरबों में खेल रहे होते हैं, उनके कोई टेस्ट नहीं होते। उन्होंने नहीं, मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा वक्त नहीं आता कि उनको भी दुआ करनी पड़े। जो दुनियावी मालो ज़र में बहुत फॉर्चुनेट हैं, उनका टेस्ट गरीब आदमी से कहीं बड़ा है, इसलिए कि उसे एक एक पाई का हिसाब देना है अल्लाह ताला को कि उसने उसे कैसे खर्च किया। अल्लाह ताला को एक बात बहुत पसंद है, वह है सखावत, बहुत पसंद है। सखी रब के बड़ा करीब होता है। हम सखावत ये समझते हैं कि शायद दुनियावी मालो ज़र इसका तकसीम करना ही सखावत है। सखावत ये भी है कि आप लोगों से मुस्कुरा के बात कर लीजिए। ये नेकी में शुमार हो जाएगी। तो जिस आदमी को अल्लाह ताला ने बहुत वसी रिज़्क़ दिया है, उसका इम्तहान तो यह है कि वो दूसरों के लिए क्या करता है, उस पैसे का और उस दुनियावी मालो ज़र का सर्फ कहाँ होता है।
ऐसे शख्स को क्या दुआ करनी चाहिए जिसके पास कहने को फाइनेंशियली सब कुछ है? मेरे नज़दीक तो चाहे कोई किसी भी लेवल का आदमी हो, फाइनेंशियली किसी भी फाइनेंशियल हालत का आदमी हो, किसी स्टेटस का आदमी हो, अल्लाह से एक दुआ उठते बैठते मांगता रहे कि या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। बचे रहने का सबसे आसान तरीक़ा है उठते बैठते अल्लाह का रहम और उसकी रहमतें उससे मांगता रहे बंदा। इसलिए कि कुछ पता नहीं चलता, हम इंसान हैं, हमसे अनजाने में बड़ी कोताहियाँ हो जाती हैं। बेशक। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मालूम नहीं मेरी किस बात से आपका दिल दुख जाए और मेरी पकड़ हो जाए, क्योंकि रब ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसका बंदा चाहे मेरे जैसा गुनहगार ही क्यों ना हो कि किसी का दिल आदमी दुखा दे। वो बड़ी जल्दी उसके मदद को आता। तो इंसान को एक एहतियात बहुत करनी चाहिए कि उसके हाथों किसी का दिल ना दुख जाए, लेकिन इंसान है, हो तो जाएगा। तो उसका बचने का आसान तरीका ये है कि रब ताला से हर वक्त रहम और उसकी रहमतें मांगता रहे। वो जो आपने सवाल पूछा था मुझसे काफ़ी ऑफ द पॉइंट चले गए। अमीर आदमी का इम्तहान ये है कि कहीं उसने अपने इर्द गिर्द से आंखें तो नहीं बंद कर ली हैं। सही। अल्लाह ताला ने अगर नवाजा है, हमारे पास एक मिसाल बड़ी नुमाया मौजूद है, जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाया, बेशक। लेकिन वो तमाम का तमाम रिज़्क़ मुसलमानों के काम आता रहा। ये उस जवाबदेही से, जवाब तलबी से बचने का आसान तरीका है। और वैसे भी जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने एक बड़ी कमाल की बात फरमाई थी। आपने फरमाया कि इंसान जब खुशहाल होता है तो ये उसका इम्तहान है, उसके ज़र्फ़ का इम्तहान है कि वो इंसान ज़ाहिर हो जाता है कि कितने ज़र्फ़ का मालिक है। और जब गुर्बत में होता है तो उसका इम्तहान होता है कि कितना शुक्रगुज़ार है। ये कमाल का फरमान है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैंने उसका मफ़हूम बयान किया आपसे। तो इंसान को दोनों हालतों में बहुत मोहतात रहना चाहिए कि अगर बहुत फार्चुनेट है तो भी, और अगर अनफॉर्चुनेट है, उतना ज़्यादा फार्चुनेट नहीं है तो भी, कि कहीं पर पाँव स्लिप न कर जाए। एक जगह ये कि हम दूसरों से आंखें न बंद कर लें कहीं, और दूसरी जगह ये है कि कहीं शिकवा न ज़ुबान से बयान हो जाए। एक सवाल जो मेरे जहन में जब हम बात कर रहे थे, बीमारी में इंसान बहुत दुआ मांगता है, या नहीं, एक्चुअली इर्द गिर्द वाले ज़्यादा दुआ मांगते हैं। जब इंसान बहुत तकलीफ़ में होता है तो उस वक्त या अल्लाह, हाय अल्लाह से ज़्यादा इंसान में सकत भी नहीं होती कि वो कुछ कर पाए। तो क्या दुआ दवा भी है? नॉट ओनली, मतलब इज़ इट हीलिंग? मैं एक बड़ी वो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाह रही हूँ आपसे। ये सिर्फ इसी तरह नहीं है कि इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसकी ज़ुबान से अल्लाह की पुकार निकली तो पूरी हो जाएगी। यकीनन होती है, और बीमार की दुआ तो बड़ी जल्दी कबूल होती है। लेकिन दुआ आम हालात में भी इंसान की सेहत याबी को कैटलिस्ट का काम करती है। सेहत याबी में कि उस प्रोसेस को बड़ा तेज़ कर देगी। तो दवा लेना सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब बीमार हों तो अपना इलाज कराएं। और दुआ जो है वो कैटलिस्ट है उस दवा के काम करने में। तो दोनों चीज़ों को यकजा ज़रूर करना चाहिए, दवा को और दुआ को। तो कॉम्बिनेशन के साथ अगर इंसान लेके चले तो बेहतर है। वही वाली बात है ना व्यूअर्स,
मेहनत तो आपने करनी है। एक्चुअली इसके साथ एक और सवाल बनता है, उसके बाद हम बेटी आपके कलाम की तरफ चलेंगे। इसी के साथ कनेक्ट करना चाहूँगी, लोग दुआएं मांगते रहते हैं कि या अल्लाह हमारे हालात बेहतर हो जाएं, हमारे हालात बेहतर हो जाए। और ये भी बचपन से एक हम सुनते आ रहे हैं बात कि हम जो भी दिल से मांगते हैं रब ताला उसको पूरा करते हैं। तो फिर वो उन लोगों का क्या जो बेसिकली हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है कि हम दुआ मांग तो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या जी, कह रही जी, हूँ कि बस जी। सिर्फ दुआओं पे ही फिर अपने आप अपना सब कुछ बेस करते हैं। देखिए, रब तो उस कीड़े को भी रिज़्क अता फरमाता है जो पत्थर में बंद है, और राज़िक है, उसने रिज़्क देना है। लेकिन कुरान पाक को देखिए तो रब ताला ने फरमाया कि हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जो अभी मैं बात बीमारी की सूरत में अर्ज़ कर रहा था कि दवा और दुआ दोनों को यकजा कर लीजिए तो आपकी हीलिंग बड़ी तेज़ हो जाएगी। हम अपनी हालत बदलना चाहते हैं तो यहाँ भी हमें कोशिश और दुआ दोनों को यकजा करना पड़ेगा। ठीक है। होता क्या है कि जो सही रवैया है मुसलमान के लिए वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें ज़हनी सलाहियतें अता फ़रमाई हैं, जो जिस्मानी क़ुव्वतें अता फ़रमाई हैं, हम उनसे भरपूर तरीके से काम लें, तदबीर के साथ। काम शुरू करने से पहले भी रब के हुज़ूर एक दुआ कर दें कि या अल्लाह मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ तो अपनी रहमत के सदके तो मुझे इसमें कामयाब कर दे। और जब काम का जो उसके लिए कोशिश है वो मुकम्मल कर ले तो फिर अल्लाह के हुज़ूर एक दुआ मांग ले कि या बारी ताला तूने मुझे जो कुछ जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें अता फ़रमाई थी, मैंने उनसे अपनी दानिश के मुताबिक भरपूर काम ले लिया। अब मामला तेरे स्पुर्द है, तू इसका बेहतर नतीजा देने वाला है, तो मुझे इसका बेहतरीन नतीजा अता फ़रमा दे। ये एक सही तरीका है। अगर आदमी अपने हालात बदलना चाहता है तो कोशिश और तदबीर इससे काम लेके अपनी किसी कोशिश कर ले और साथ दुआ रब से करता रहे कि या बारी ताला तो मेरी इस कोशिश में बरकत अता फ़रमा और मुझे इसका बेहतरीन नतीजा अता फ़रमा दे। अल्लाह ताला ज़रूर मेहरबानी फरमाता है, करम करता है और गैब से असबाब बन जाते हैं। बेशक, लेकिन व्यूअर्स वही वाली बात है ना, आप कह रहे हैं कि जी मैंने अपना क्लिनिक खोला हुआ है और मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आता। भाई पहले आप अपनी मेडिकल डिग्री तो ले लें। यही तो मसला है ना, हम 1 से 100 पे जाने की कोशिश करते हैं। स्टेप्स को पूरा करेंगे तो अल्लाह शाह ताला इंशाल्लाह, जैसे कि शाह साहब ने कहा, गैब से भी हमारी मदद करेंगे, लेकिन स्टेप्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है। जी बेटे। कदमों से फूटती है चमक माहताब की, कदमों से फूटती है चमक माहताब की, दहलीज पर खड़ा हूँ रिसालत माब की, है चेहरा-ए रसूल निगाहों के सामने, है चेहरा-ए रसूल निगाहों के सामने,
तफसीर पढ़ रहा हूँ मैं उम्मुल किताब की तफसीर पढ़ रहा हूँ मैं उम्मुल किताब की उस वालिए बहार का दामन है हाथ में उस वालिए बहार का दामन है हाथ में मिट्टी है जिसके सामने खुशबू गुलाब की मिट्टी है जिसके सामने खुशबू गुलाब की सांसें हैं पुल सिरात मुज़फ़्फ़र के वास्ते सांसें हैं पुल सिरात मुज़फ़्फ़र के वास्ते दुनिया भी एक मिसाल है रोज़े हिसाब की दुनिया भी एक मिसाल है रोज़े हिसाब की। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि हमारी सारी जो डिशेस हैं वो तैयार हो गई हैं, राइट बेटा? जी सो हमारा मोहितो भी, मैंगो मोहितो जी भी वो भी तैयार रेडी है है और और चिकन कैश्यू नट विद एग फ्राइड राइस। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ आज हमारी बहुत खुशनसीबी है, हमारे साथ साहिब दुआ, साहिब कश्फ सैयद सरफराज अहमद शाह हैं। शाह साहब से अब मैं जानना चाहूँगी कि मन्नत जो लोग मांगते हैं, ये मन्नत का जो कॉन्सेप्ट है और उसके साथ मन्नत और दुआ की क्या कनेक्शन या कॉम्बिनेशन बनती है? जी शाह साहब। देखिए, दुआ तो सीधी सीधी है कि या बारी ताला मुझ पर मेहरबानी फरमा और मुझ पर रहम फरमा, मेरा ये काम कर दे, ये दुआ है। मन्नत ये है कि या अल्लाह, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इतने नवाफिल अदा कर दूंगा, ये मन्नत है। मन्नत मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसी तरह जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि या बारी ताला, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं इतने नवाफिल अदा करूँगा। फिर इस मन्नत को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है, इसको पूरा ज़रूर कर देना चाहिए।
या अगर मन्नत मान ले कि या बारी ताला अगर तू मुझ पे मेहरबानी फरमाए मेरा ये काम कर दे तो मैं तेरे इतने बंदों को खाना खिला दूँगा, वो कर देना चाहिए। तो फ़र्क दोनों में इतना है, लेकिन मन्नत के अंदर ये बड़ी अहम चीज़ है कि फिर आपको पूरा कर दीजिए जो रब से वादा किया है आपने। सही, यानी कि मन्नत मानने में कोई कोई बात नहीं है, बट उसको पूरा करना। मन्नत इसी तरह कि बिकॉज रब ताला से अर्ज़ की जाए कि या बारी ताला तो मुझ पर रहम फरमा दे, मेरा ये काम कर दे तो मैं तेरे इतने बंदों को खाना अज़राए शुक्राना खाना खिला दूँगा, लेकिन फिर इसे पूरा करना ज़रूरी हो जाएगा। सही। अच्छा, फाइनली सारा पाकिस्तान इंटरनेशनली भी आपको लोग देख रहे हैं, मुहर्रम अल हराम की निस्बत से को मद्देनज़र रखते हुए और आजकल जो हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आपने रेफरेंस दिया मुहर्रम अल हराम का, और इसमें जो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या और दिलदोज़ वाक़या हुआ है वो शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में एक हल्का सा अक्स भी ले आए उस तरीके का जिस तरीके पे जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जिस तरह से वो दूसरों के लिए मेहरबान थे, बहादुरी में अपने वालिद मोहतरम की तरह यकता, जुर्रत में यकता, इसी तरह सखावत में भी यकता थे और दूसरों के काम आने में भी यकता थे। ये शायद उस तरबियत का असर था जो आपने पाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद से, बहादुरी अपने वालिद मोहतरम जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहो वहाँ से ले ली। तो आज हमारे यहाँ माशरे में जो प्रॉब्लम चल रही है वो है दूसरे का एहसास। वो अगर एहसास हम मुहर्रम से सबक ले लें कि इसमें जिस हस्ती ने कुर्बानी, इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी कुर्बानी है वो जो जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश की, उससे सबक ले लें और हम दूसरों के लिए मेहरबान हो जाएं, ये बड़ा अहम है। तो ये मुआशरा जन्नत बनेगा और हम दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम कहलाने लगेंगे अगर हम दूसरों पर मेहरबान होना सीख गए। इतने खूबसूरत पैगाम के बाद मेरा कुछ कहना नहीं बनता। मेरे ख़्याल से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शो को क्लोज़ करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया अपने शदीद कीमती वक्त में से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। आपकी बड़ी इनायत है, मैं सबका मशकूर हूँ। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग
थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे।